हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पिछले लेक्चर में मैं आपने बता चुका हूँ कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस एक एक मिल जाएंगे। और जैसा आपको पता है कि हमारे सीटेट बैच के जो कोर्सेज हैं वो शुरू हो चुके हैं। सीटेट बैच के कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उनको यूट्यूब पर जाएं और सर्च कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर लिखें STUDY स्टडी, और उसके बाद लिखें ROOF रूफ, और स्टडी रूफ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको मिल जाएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो अपना प्राणी होता है वो अपने ही समान जानवर को या अपने ही समान रूप वाले को जन्म देता है, रूप को जन्म देता है। ठीक है। अच्छा, जन्म देना क्यों जरूरी है? तो देखिए, स्पीसीज को जिंदा रहने के लिए, यानी प्राणियों को जिंदा रहने के लिए, स्पीसीज को जिंदा रहने के लिए ये जरूरी होता है। अगर वो प्रजनन नहीं करेंगी तो उनकी रेस खत्म हो जाएगी, यानी उनकी नस्ल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनको प्रजनन करना जरूरी होता है। अच्छा, अगर हम प्रजनन की बात करें, यानी अगर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, रिप्रोडक्शन को दो तरीकों से किया जा सकता है। रिप्रोडक्शन जो है दो तरीकों से, पहला एग्स यानी अंडे को देकर, दूसरा डायरेक्टली टू यंग वंस यानी सीधे तौर पर बच्चे को जन्म करके, जैसे इंसान होते हैं, डायरेक्टली टू यंग वंस। ठीक है, जैसे इंसान जन्म देते हैं ऐसे ही डायरेक्टली टू यंग वंस। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं। और अगर अंडे देने वालों की कैटेगरी में हम बात करें तो देखिए, अंडे देने वालों में कौन कौन आते हैं? तो इसमें देखिए, आपका इंसेक्ट आ जाएगा, यानी कीट पतंगे आ जाएंगे, वो भी अंडे देते हैं। फिर आपकी मछली, वो भी अंडे देती है। और फिर मेढक भी अंडे देते हैं, जिनके लार्वा होते हैं। और इनके लार्वा जो है, पानी, मान लीजिए ये पानी है, और तो पानी के ऊपर इनके लार्वा यहाँ पर सतह पे ही रहते हैं, और ये और लोगों के लिए भोजन भी होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, छिपकली जो है, लिजार्ड, छिपकली हमारी, छिपकली भी अंडे देती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्नेल्स यानी घोंगे भी अंडे देते हैं। फिर बर्ड्स भी अंडे देते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडे देते हैं, जो हम रोज़मर्रा में अगर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मुर्गी को देखें, हेंस को भी देखें तो भी अंडे देती हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम बर्ड की बात करें, चिड़ियों की, तो चिड़िया भी घोंसला बनाकर और अंडे देती हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए देखते हैं। अगर रेंगने वाले प्राणियों की बात करें तो रेंगने वाले प्राणियों में देखिए, लिजार्ड हो गया, टर्टल हो गया और स्नेक्स, ये सब अंडे देते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और अक्सर अंडे देने में क्या होता है, जब अंडे देते हैं तो अंडे का एक फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, एक फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। और उस फर्टिलाइजेशन पीरियड के बाद ही वो अंडे के अंदर से बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, एक तरीके से होता क्या है, वो जानवर जो डायरेक्टली बर्थ नहीं दे सकते, तो वो भ्रूण बनाने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती है। ठीक है, भ्रूण बनाने की क्षमता नहीं होती, तो क्या करते हैं, भ्रूण, जैसे उनका भ्रूण होता है वो अंडे के रूप में उसको ले कर देते हैं, और फिर उसकी देखभाल करते हैं जब तक कि उसमें से बच्चा बाहर ना निकल आए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगर देखें तो अंडे कौन कौन से पक्षी देते हैं। देखिए, ये चिड़िया का अंडा है, आपको दिख रहा होगा, ये मुर्गी का अंडा है। अगर हम लोग देखें तो ये मधुमक्खी है, इंसेक्ट में आता है, और ये भी अंडे देते हैं इंसेक्ट में। और ये हमारी बटरफ्लाई है। देखिए, बटरफ्लाई की जो स्टेजेस होती हैं, वो तो, जो बटरफ्लाई की स्टेजेस होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। इसमें मतलब अगर देखा जाए तो इसमें कैटरपिलर भी एक इसकी स्टेज होती है, और एट लास्ट में ये जाकर बटरफ्लाई बनती है। ठीक है, तो इसकी तो अलग कई स्टेजेस ही होते हैं। ठीक, इसमें सिल्क वॉर्म, बहुत से स्टेज इसके अलग से देखने पड़ते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये भी एग देती है।
आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट चेक के लिए, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड और एनिमल दैट लिव इन वाटर, उसके बाद है एनिमल दैट ले एग्स। तो देखिए यहाँ पर एक कंबाइन है, मतलब एक ऐसा जानवर जो कह रहा है ये वाले पोर्शन में एक्स बना हुआ, और कह रहा है ऐसा जानवर जिसके अंदर ये तीनों कैपेबिलिटी हो। तो अगर ऐसे देखा जाए तो एक उभयचर जानवर ही होगा। मैंने जब आपको बताया था टाइप्स ऑफ एनिमल्स में, तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको कई जानवरों के बारे में बताया था, अलग अलग वैरायटी की, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं और मैमल्स कौन से होते हैं, वहाँ पर मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था एम्फीबियंस के बारे में, ठीक है, एम्फीबियंस के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी उभयचर जानवर। और उभयचर जानवर वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रह लेते हैं, ये तभी हमने बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए अगर दो चीज पूछ रहा है, लिव ऑन लैंड, लिव ऑन वाटर, तो इसका मतलब कि कोई एम्फीबियन ही होगा, उभयचर जानवर ही होगा। और दूसरी बात लेज एग, तो देखिए ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये मगरमच्छ जो है ये अपने अंडे देता है, और ये वाटर पे भी रह लेता है और लैंड पे भी रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये देखिए सीटेड जनवरी 2012 में पूछा गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, वहीं पे ये देखिए उभयचर जानवर एक होगा, मैंने सब मेंशन कर दिया है, आपको ये सब नोट्स में मिल जाएंगे, जब नोट्स इसका दिया जाएगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, फिर देखिए एक और क्वेश्चन है जो सीटेड फरवरी 2015 में पूछा गया था, और इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन शेयर्ड बाय ऑल एनिमल्स गिवन बिलो। ठीक है, इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। तो देखिए, दे ले एग्स, they are poisonous, और they can live on land as well in water, their body is covered with scales। तो देखिए इसका मतलब एक उभयचर जानवर हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था एक उभयचर जानवर हो गया यहाँ पे। और उभयचर जानवर कौन है, देखिए लिजार्ड तो है नहीं, पानी में वो रह ही नहीं सकता, स्पैरो भी हमारी नहीं है, और टर्टल हमारा है लेकिन ये पॉइजनस नहीं है, ये जहरीला नहीं है। तो यहाँ पर स्नेक ही वो बन के आता है जो पॉइजनस है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर आंसर की हम लोग बात करें तो सही आंसर हमारा यहाँ पर स्नेक हो जाएगा। ठीक है, और स्नेक ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि अब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में अभी तक हम लोगों ने बात की कि दो तरीकों से रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन दो तरीकों से हो सकता है, और अभी तक हमने बात की किस तरीके से, एक तो वो जो अंडे देते हैं, और दूसरा जो डायरेक्ट यंग वंस देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यंग वंस। ठीक, तो यहाँ पर आइए हम लोग बात करते हैं, अब एग्स वालों की तो बात कर चुके, कौन कौन से पक्षी एग्स देते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट यंग वंस के बारे में, कौन ले करते हैं। तो अगर यंग वंस की अगर हम बात करें तो देखिए यंग वंस जो कहते हैं वो मैमल्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स जो हमारे होते हैं वो यंग वंस को, यानी स्तनधारी जीव, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि एक गाय बछड़े को जन्म देती है, और ये और डॉल्फिन भी देखिए सीधे देती है, और उसके बाद कुत्ता है, और ये चमगादड़ भी है। तो आइए देख लेते हैं, अगर उदाहरण के रूप में बात करें कि रिप्रोडक्शन अगर सीधे बच्चे को जन्म देने वाले कौन कौन से जीव हैं, तो देखिए एक हमारा कुत्ता है, और उसके बाद बिल्ली, फिर बंदर है, टाइगर्स है, काउज है, एलिफेंट है, और हॉर्स है, और ह्यूमंस है। ह्यूमंस तो देते ही हैं, आप सबको पता होगा। और यहाँ पर जो मुख्य बात यह है कि जो बच्चा होता है वो माँ के अंदर ही जन्म लेता है। ठीक है, जो बच्चा है वो माँ के अंदर ही मतलब डेवलप होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भ्रूण का विकास होता है, जैसे मैंने अभी आपको भ्रूण की संख्या बताई थी, तो भ्रूण का विकास यहाँ कहाँ होता है, तो अगर भ्रूण के विकास की बात करें तो भ्रूण का विकास माँ के अंदर ही होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास माँ के अंदर ही होता है। और देखिए उसके बाद जब ये जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पर निर्भर करते हैं, माँ के दूध पर निर्भर करते हैं। ये सब इनकी कुछ कैटेगरीज हैं। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, वेल्स और डॉल्फिन जो है वो पानी में तो रहते हैं लेकिन वो सीधे अंडे नहीं देते। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जो पानी में हमारे जीव रहते हैं,
जैसे कि मछली वगैरह, तो वो अंडे देती हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये 2 एक्सेप्शन हैं, ठीक। ये एक्सेप्शंस हैं कि जो वेल्स हैं और जो डॉल्फिन्स हैं, ये दोनों सीधे बच्चे को जन्म देती हैं, अंडे को जन्म नहीं देते, ठीक है, अंडे को नहीं जन्मते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो सीटेट जनवरी 2012 में इससे मिलता जुलता ही पूछा गया था, इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑकर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ग्रोथ एंड फूड मेकिंग, रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखिए अगर यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट चेक की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि ग्रोथ और फूड मेकिंग, देखिए ग्रोथ तो अंदर जन्म नहीं लेती, जो प्लांट होता है वो स्वतंत्र रूप से ग्रो करता है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए अपने पेरेंट प्लांट की जरूरत नहीं होती, तो मतलब ये तो गलत है लेकिन ये सही है। उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की और फूड मेकिंग की बात करें तो फूड तो बनता है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उसको पौधे की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद रिप्रोडक्शन और जर्मिनेशन की बात करें तो देखिए ये भी नहीं है। हाँ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये सही विकल्प हो जाए, क्यों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द ओनली प्रोसेस विच इज कॉमन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर अगर ग्रोथ की देखिए बात की जाए, फूड मेकिंग, तो जानवरों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपना भोजन नहीं बना सकते, ठीक है। जो जानवर होते हैं यानी जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते। वो इसीलिए देखिए जो जानवर होते हैं वो या तो प्राइमरी, जैसे मैंने आपको अभी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में बताया था ना, तो जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स ही होते हैं। या तो वो प्रोड्यूसर पर निर्भर करेंगे, यानी कि घास वगैरह पर निर्भर करेंगे, घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, या तो वो मांसाहार पर निर्भर करेंगे, यही दो तरीके हैं, उनको भोजन बनाना नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ भी फूड मेकिंग है तो फूड मेकिंग तो ये तो होएगा ही नहीं, और सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, और जर्मिनेशन एनिमल्स में नहीं होता, तो हमारा सही आंसर 4 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन इन बर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ विशिष्ट पक्षियों के बारे में देखते हैं, अब हम लोग कुछ देखेंगे विशिष्ट पक्षियों के बारे में, ठीक है। कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जानवरों के बीच में, विशिष्ट ऑर्गन्स इसमें हम लोग कह सकते हैं, जो मतलब कैपेबिलिटीज होती हैं। तो देखिए वैसे तो आमतौर पर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो भी जीव हैं या मनुष्य हैं। एक तो आंख होती देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक जो है गंध महसूस करने के लिए, त्वचा जो है स्वाद के लिए, और स्किन जो है वो टच यानी छूने वगैरह को महसूस करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड हैं जैसे कि काइट्स हो गए, ठीक है, ईगल्स हो गए, वल्चर हो गए, यानी बाज, गिद्ध और ये सब जो जानवर हैं ये हमसे 4 गुना तेजी से देख सकते हैं। इनकी आंखें इस तरीके से डिजाइन होती हैं, आपको यहाँ पर इसकी आंखें दिख रही होंगी, ठीक है, यहाँ पर देखें अगर आप तो इसको आपको इसकी आंखें दिख रही होंगी। यहाँ पर अगर इसकी आंखें देखिए आपको हमेशा दिख रही होंगी कि कितनी तेज हैं और ये कितनी दूर तक देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, ये यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये अपने पूरे शरीर को जो है पूरे शरीर को स्थिर रख सकते हैं, ये पूरे शरीर को स्थिर रख सकते हैं, ठीक, स्टेबल रख सकते हैं, और स्टेबल रखने के साथ साथ अपने सर को विजन के लिए हिला सकते हैं। आप देखिए ये जो इनकी अलग बॉडी है ये पूरी स्टेबल है यहाँ पर, ठीक है, और इसको देखने के लिए सिर्फ अपने चेहरे को अलग हिला सकता है। उसके बाद देखते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं रात्रिचर जानवरों को, ठीक है, जो रात्रिचर जानवर है, रात्रिचर जानवरों को नॉकटर्नल कहते हैं। रात्रिचर जानवर वो सिर्फ काले और सफेद में देख सकते हैं, ये जो रात्रिचर जानवर हैं ये काले और सफेद में देख सकते हैं, मतलब इनको और कलर नहीं दिखाई दे सकता। और जाहिर सी बात है रात में और कलर तुम देखोगे क्या, तुम देख ही लो रात में, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आप समझिए कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज हैं हमारे जो जानवर्स हैं उनके अंदर। एक चीज का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज देखिए कि जो वल्चर्स थे, ठीक है, जो वल्चर्स थे, वल्चर्स का डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, वल्चर्स का डिक्लाइन, और इसकी एक प्रमुख वजह थी, और इसकी प्रमुख वजह कई बार पूछी जाती, ठीक है, इसकी एक प्रमुख वजह थी, और वो प्रमुख वजह कौन सी थी, देखिए एक दवाई आती है जिसका नाम है डेक्लोफेनेक। डेक्लोफेनेक, ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये नाम आप याद रखिएगा, डेक्लोफेनेक। और ये है क्या, ये पेन किलर है, ये पेन किलर है,
और ये एक्चुअली होता क्या था कि ये बफेलोज को या जानवरों को दिया जाता था, बफलोज या काउस को दिया जाता था, या कोई भी एनिमल्स को दिया जाता था। ठीक है, ये कोई भी एनिमल्स को दिया जाता था और ये सीधे किडनी पर इफेक्ट करता था, जो किडनी है किडनी पर इफेक्ट करता था सीधे। और होता क्या था आपको अभी मैं जब आपको बताऊंगा बायोडाइवर्सिटी वगैरह, तो वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे जब मैं आपको ये बायोडाइवर्सिटी बताऊंगा, जब आपको बायोडाइवर्सिटी वगैरह बताऊंगा तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, एक बायो मैग्निफिकेशन होता है। थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन में ये होता है जिसको जैव अपमार्जन भी कहते हैं हिंदी में। तो बायो मैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें जैसे कई चरण होते हैं। जैसे यहाँ पर पौधा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए जानवर है, और फिर ये तृतीय चरण में कोई और जानवर है। ठीक, तृतीय चरण में कोई और जानवर है। तो मान लीजिए घास ये जानवर खाता है और उसके बाद इस जानवर को ये जानवर खा लेता है। तो अगर घास में कोई खाद वगैरह छिड़काव पड़ी है या कोई कीटनाशक पड़ा हुआ है, ठीक, अगर यहाँ पर कोई कीटनाशक पड़ा हुआ है तो जितना इफेक्ट इस प्लांट को इस कीटनाशक से होगा उसका 10 गुना इफेक्ट इस जानवर के अंदर पहुंचेगा ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। और जब इसको खाएगा ये, तो इसके अंदर 10 गुना, यानी अगर हम देखें यहाँ पर कीटनाशक का असर यहाँ तक अंतिम लेवल तक पहुंचते पहुंचते 100 गुना हो जाता है। ठीक है, 100 गुना असर करेगा। आप समझ रहे हैं कि तो कितना हानिकारक है। तो इसको कहते हैं 10x का सिद्धांत या 10 गुणा का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको 10 गुणा का सिद्धांत कहते हैं हम लोग, 10 गुणा का सिद्धांत। और 10 गुणा के सिद्धांत में यही होता है कि जो भी हार्मफुल चीजें हैं वो अगले फूड चेन और फूड लेवल पे, हम इस चीज को अभी डीप में बताएंगे, तो अगले जब फूड लेवल पे पहुंचते हैं तो 10 गुना हो जाता है। अगले फूड लेवल पे पहुंचते हैं तो 10 गुना हो जाता है। तो होता क्या था कि जब परजीवी सहजीवी जानवरों के बारे में हम देखते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी जानवर आपके खेतों में काम कर रहे होते हैं तो उस समय तक क्या होता है कि जो बाज या गिद्ध होते हैं उनकी पीठ पर आ जाते हैं, या अगर कोई जानवर मर जाता है तो मरे हुए जानवरों के पीठ पर गिद्ध क्या करते थे, मरे हुए जानवरों के पीठ पर आकर बैठ जाते थे। और मरे हुए जानवरों की पीठ पर बैठने के बाद ये लोग क्या करते थे, मांस भक्षण करते थे उसका, और मांस खाते थे। मांस के द्वारा जो डेक्लोफेनेक होती थी, डेक्लोफेनेक, वो वल्चर्स के अंदर चली जाती थी और वल्चर्स की किडनी डैमेज हो जाती थी। तो किडनी डैमेज होने की वजह से किडनी फेलियर से उनकी मौत हो जाती थी, किडनी फेलियर से उनकी मौत हो जाती थी। और यही एक वजह थी जो 98% डिक्लाइन, यानी 98% डिक्लाइन हो गया था वल्चर्स की पॉपुलेशन में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर, प्रोजेक्ट वल्चर देखिए, अगर प्रोजेक्ट वल्चर की बात करें तो प्रोजेक्ट वल्चर 2004 के आसपास शुरू किया गया था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको भी बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये दवाई का नाम डेक्लोफेनेक, कौन सी दवाई प्रमुख वजह थी, और ये कई बार खूब टीटी में पूछा गया। ये बहुत खूब टीटी में पूछा जाता है, बहुत पेट क्वेश्चन है, खूब टीटी में पूछा जाता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, या एच टी टी हो, या आर टी टी हो, बहुत पूछा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। अच्छा, बर्ड में अगर हम देखें तो इनके पास भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज होती हैं, ईयर्स हैं, नोज है, टंग है, स्किन है। ठीक है, और ये 4 गुना हमसे ज़्यादा तेज देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए कुछ चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गई और एमू, ये हैं तो एक बर्ड ही लेकिन ये उड़ नहीं सकती। साथ में देखिए हेंस जो हैं, मुर्गियां, वो भी नहीं उड़ सकती। ये उड़ तो नहीं सकती लेकिन बर्ड की कैटेगरी में आती हैं। तो देखिए नॉन फ्लाइट एनिमल्स इन्हें कहा जाता है, यानी गैर उड़ने वाले जानवर। और ये भागते बहुत तेज है, ये जो आपको देख रहा है ये भागते बहुत तेज है। और एक चीज, ये जो ऑस्ट्रिच है इसका अंडा सबसे बड़ा है, अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एग देखिए जो होता है, एग, वो एक कोशकीय होता है। ठीक है, चाहे जो भी एग हो ये एक कोशकीय होता है, एक कोशकीय होता है। ठीक है, एक कोशिकीय होता है।
यानी सिंगल सेल्ड होता है। तो एग की अगर बात करें तो वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक, सिंगल सेल्ड होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, जो उल्लू होते हैं देखिए, ये अपनी गर्दन को पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं और इनके पास फिक्स्ड आई सॉकेट होती है, मतलब ये अपनी आंख की पुतलियों को नहीं घुमा सकते। जैसा आप लोग देखते होंगे तिरछा देख लेते हैं बहुत सारे लोग, या हम लोग तिरछे भी आंख की पुतलियों को घुमा सकते हैं, तिरछे भी देख सकते हैं, तो ये कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं होती आउल के अंदर। लेकिन ये तिरछा नहीं देख पाते, लेकिन ये अपना सर ही पूरा घुमा कर देख लेते हैं, ये समझिए। आइए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये सितंबर 2014 में पूछा गया था, सितंबर 2014 में पूछा गया था कि सम बर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी। और कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया काइट, ईगल्स और वल्चर्स जो हैं वो 4 गुना देख सकते हैं, 4x टाइम्स देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अगर देखा जाए तो ये एक और क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था। दीज आर एनिमल्स दैट अवेक एट नाइट, दीज एनिमल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन। देखिए कुछ जानवर रात में जगते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो नॉकटर्नल क्रीचर्स होते हैं यानी रात्रिचर, अभी मैं आपको ऊपर बता चुका था जब पढ़ा रहा था, जो रात्रिचर के जीव होते हैं वो किस में देखते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट यानी काला, श्याम और श्वेत में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक, काला और सफेद में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पर क्या हमारा आंसर हो जाएगा, काला और सफेद, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर और नीचे आकर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग, ये जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्या क्वेश्चन था, इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी। देखिए वही क्वेश्चन घुमा कर पूछ गया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले की तरह सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर काला और सफेद हमारा आंसर हो जाए। देखिए सिर्फ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बदली है। तो आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, नवंबर 2012 में पूछा गया था, ठीक है, नवंबर 2012 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो देखिए उल्लू, इसकी आंखों की पुतलियां रोटेट नहीं होती, ये पुतली रोटेट नहीं कर पाता है, जैसा हम लोग तिरछे देखते हैं, पुतली रोटेट नहीं कर सकता, इसकी जगह गर्दन को ही रोटेट कर लेता है, गर्दन को ही घुमा लेता है, ठीक है, गर्दन घुमाने की क्षमता रहती है। तो ये उल्लू हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए सारी चीज़ें आपको नोट्स में एक्सप्लेन कर दी गई हैं और इसके नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे भी दी जाएगी। आप अगर इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा @आलोक दीक्षित मी, आलोक दीक्षित मी। और अगर आप ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं आलोक दीक्षित मी के नाम से, और वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जो बेल आइकन है उसको दबाएं ऐसे घंटे को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।